हाँ बच्चों, देखिए दूसरे चैप्टर की 60 नोट्स आपको कल मैं यानी इसके पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। उनको आप क्या करिए, 60 नोट्स को सामने रख लीजिए, जो सूत्र हैं एक बार और रिवीजन करिए। सूत्र जब आपको याद हो जाए तो फिर आप मेरे साथ साथ सवाल हल करते जाइए। अब हम 2020 से लेके यानी 19 से लेके 24 तक के जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए। तो देखते हैं एक आध क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसने कहा है, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाय वेग वीडी तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो ओम का नियम मतलब V बराबर आर इंटू आई, ये ओम का नियम है। अब आई बराबर सूत्र आपने पढ़ा था एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ये विद्युत विभवांतर है, यानी V बराबर सूत्र ई इंटू डी लगा दो। V बराबर सूत्र ई इंटू डी, यानी E और V के बीच अगर रिलेशन देखना है तो ई समानुपाती वी डी और वी डी समानुपाती ई, मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर विकल्प ही सही। आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है, तो धारा आई का मान क्या होगा। तो चलो ठीक है, देखे ले रहे हैं। इधर से 4 एम्पियर दिया हुआ है, इधर 2, तो दोनों आ रही है करंट, तो इसका मतलब दोनों प्लस की हो जाएगी। तो इधर जाएगी 6 एम्पियर, 6 में से 1 एम्पियर इधर चली गई तो बची इधर पे 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट में 1.3 एम्पियर करंट इधर चली गई, तो ये जो करंट बचे 5 इधर से आई थी, टोटल करंट ये आया 5 एम्पियर। 5 में से जाने वाली धारा 1.3 हो गई और जाने वाली धारा आई है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो 5 एम्पियर आई, जिसमें से 1.3 एम्पियर इधर चली गई तो शेष इधर चली जाएगी, तो इससे घटा दीजिए। तो 5.0 से 1.3 एम्पियर घटा दी तो ये बचेगा 7, ये बचेगा 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3.7 एम्पियर, मतलब बी नंबर ये भी सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि समान, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः यल और 2L हैं। ये 2024 में पूछा था, 2024 में, यही इस साल जो इधर पेपर बटा था उसी पेपर में पूछा था। यल और 2L है, मतलब दो घन है ऐसे, एक घन है जिसकी भुजा यल, एक भुज इसकी भुजा यल, एक घन ऐसे करके है जिसकी भुजा कह रहा है 2L, इस घन की भुजा भैया 2L कह रहा है। ठीक है, कह रहा है इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए प्रतिरोध इसका निकालिए तो आर बराबर सूत्र होता है रो यल अपान ए। तो इधर पर आर बराबर लिखोगे रो यल की जगह यल, ए की जगह अगर एरिया निकालोगे, जैसे मान लो करंट ऐसे करके जा रहा है तो एरिया इस पार्ट का रखना पड़ेगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब यल 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 दिया है, तो इधर जगह जब क्षेत्रफल निकालोगे इस पार्ट का तो यल स्क्वायर आ जाएगा। कुल मिला के ये आता रो अपान यल। इसी तरह R2 निकालिए, तो R2 जब निकालोगे तो R2 बराबर सूत्र हो जाएगा रो यल अपान ए, तो यल की जगह आप 2L रख लीजिए, ए की जगह इसका एरिया निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 2L गुणे 2L, तो आ जाएगा 4L स्क्वायर। तो एक L से L कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो R2 बराबर आ जाएगा रो अपान 2L। अब इनका अनुपात पूछा था, तो R2 बटे R1, R1 बटे R2, R1 बटे R2 बराबर कितना आया था, ऊपर आया था रो बटे यल और दूसरा वाला आया था रो बटे 2L। तो बाहर बाहर का अंदर 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 का गुणा हो जाएगा, तो ये रो से रो कट जाएगा, 2L ऊपर पहुंच जाएगा बटे यल, तो यानी L से L कट जाएगा, तो यानी 2/1, यानी 2:1 सी नंबर में दिया था, ये सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर में कह रहा है कि 4 वोल्ट का, कह रहा है कि चौथे नंबर 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बलों के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो अब आप इधर देखें, समांतर क्रम में मान लीजिए एक सेल ये जुड़ा है 6 वोल्ट का है, दूसरा सेल ये जुड़ा है ये भी 6 वोल्ट का है, तीसरा सेल ये जुड़ा है 6 ही वोल्ट का है, और ऐसे करके मान लीजिए सेल जुड़े हैं, ये बाह्य परिपथ से ऐसा हमने जोड़ दिया है।
अब क्या होता है कि जब ये श्रेणी क्रम में सेल जुड़े होते हैं तो विद्युत वाहक बल जो होता है ये आपस में जुड़ जाता है। जैसे 6 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट हो गया, तो ये जो संयोजन दिखाया गया ये श्रेणी क्रम संयोजन है। तो श्रेणी क्रम में अगर हम तुल्य विद्युत वाहक बल पूछते तो 6 दूनी 12, 36 18 आता। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि विद्युत वाहक बल जुड़ा नहीं करता है, तो इसका मतलब इसका उत्तर 6 ही है। चलिए इसका उत्तर 6 ही होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है पांचवा, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध 4 ओम। ठीक है, कह रहा है नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध कितना होगा। अब इधर पे देखिए, ये हम व्हीट स्टोन सेतु बना रहे हैं। ये सब का प्रतिरोध आर आर है, ये भी आर है। इधर एक धारा मापी लगा है, इसका भी प्रतिरोध आर दिया है। बैलेंस है, बैलेंस का मतलब क्या है कि इधर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति मिल रही, मतलब इधर से कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब इसको सीधा सीधा हटा दीजिए। अब कह रहा है कि जो इधर पर बैटरी लगी है, ये वाली बैटरी है नगण्य प्रतिरोध की, इधर कोई प्रतिरोध नहीं है, तो कह रहा है बैटरी के सिरों के बीच, मतलब ये बैटरी के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो केवल यही प्रतिरोध काम करेगा। तो ये आर से आर जुड़ेगा तो श्रेणी क्रम में तो 2R हो जाएगा, इधर से आर जुड़ेगा तो 2R हो जाएगा, दोनों फिर समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, तो 2R से 2R समांतर क्रम में जुड़ जाएगा तो फिर से आर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर बी नंबर आर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 6वां नंबर करा है कि 3 समान प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 करा है। R1 बराबर यन R2 हो तो यन का मान क्या है। कुल मिला के श्रेणी क्रम में 3 समान प्रतिरोध है। समान प्रतिरोध का मतलब सभी का प्रतिरोध R मान लो, तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ोगे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र हो जाएगा R1 बराबर R प्लस आर प्लस आर, R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब 3R हो जाए। और जब इसको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 1/R2 बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो आ जाएगा भैया 3/R। तो जब R2 बराबर निकालोगे तो R/3 आ जाएगा। अब कह रहा है कि R2 बराबर यन R, कुल मिला के अगर इधर से इधर देखा जाए तो ये जो दिया हुआ है R1 बराबर यन R2 ऐसा लिखा है, तो यानी R1/R2 अगर निकाला जाए तो यन निकलेगा। कुल मिला के इनका भाग है कर लेना, तो R1/R2 निकालिए, तो R1 का मान 3R आया था बटे R2 का मान 3/R आया था, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर 3/R, नहीं सॉरी ये लिखना है, R2 का मान ये रखा R/3 आया था, तो R से R कट जाएगा, 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 3 3 9 आ जाएगा। इसका मतलब भैया इसका उत्तर आएगा 9। आगे देखिए 7वां, किसी चालक में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v तथा उसी धातु के 2 गुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या है। चलिए ठीक है, किसी चालक तार में I एम्पीयर, तो I बराबर सूत्र लिख लो NEAVD, तो उस समय अपवाह वेग v दिया NEAV समीकरण फर्स्ट। जब I करंट रख रहे हो तो अपवाह वेग v, ये लिखा है v। करा उसी धातु के 2 गुनी त्रिज्या के, तो इसका मतलब हम त्रिज्या के पदों में चाहिए, तो यह इसी को थोड़ी सी और चेंज कर लो, समीकरण फर्स्ट ना मान के I बराबर NE πR² इंटू वी, समीकरण अब फर्स्ट। अब कह रहा है उसी धातु वही है लेकिन अब त्रिज्या दोगुनी हो गई, तो करंट 2I है, तो अब अपवाह वेग क्या होगा, तो यानी 2I बराबर इसी सूत्र में फिर से रखिए, तो NE π2R² इंटू VD। अब ये VD सेकेंड वाला VD आ चाहिए V के पदों में, तो भाई इन दोनों का भाग कर दीजिए, तो इससे कट जाएगा, तो 1/2 बराबर इससे गया R² से R², तो V/4 VD है, तो कुल मिला के 4 VD बराबर 2V, तो VD बराबर जब निकालोगे तो 2V/4, तो आ जाएगा V/2। इसका उत्तर सी सही है। आगे देखिए भैया,
8वें नंबर में कह रहा है दर्शाए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी तो इधर लिखा ही नहीं, मान लो ये ए है ये बी है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा ये है माइनस सिरा, जब ये लगा रहता है तो इसको बोला करते हैं पी एन संधि डायोड। क्या बोलते हैं? पी एन संधि डायोड। इस ये जैसा ऐसा त्रिभुज टाइप का जब भी जुड़ा रहे दिमाग में रखना है। अब पी एन संधि डायोड क्या करता है? स्विच की तरह यहाँ पर काम किया करता है। अगर ये जो छोटा वाला सिरा है निगेटिव है और ये जो बड़ा वाला सिरा है पॉजिटिव है, और इधर आके ये भैया इधर से इधर करंट जाएगा ऐसे करके, और आप समझिए कि अगर डायोड जो ऐसे करके हमने जोड़ा है, अगर प्लस वाला ये त्रिभुज से जुड़ा है जिसको पी बोलते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, निगेटिव सिरा निगेटिव यानी इससे जुड़ा हुआ, तो भैया इस अग्रदिशिक होता है, यानी स्विच ऑन होता है ऐसा मान लेते हैं, करंट का प्रवाह होने देता है। लेकिन आप इधर गौर करिए, प्लस वाला सिरा जुड़ा है इधर वाले से माइनस वाले से, और जो त्रिभुज है त्रिभुज जुड़ा है माइनस वाले से, यानी इधर पी एन लिखा है तो पॉजिटिव वाला सिरा जुड़ा है निगेटिव से, अतः स्विच ऑफ होगा। ऐसी कंडीशन की पोजीशन यहाँ पर बन रही, यानी इधर से करंट का प्रवाह नहीं होगा, स्विच ऑफ। तो इसका मतलब करंट यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ ऐसा चला है, और ऐसी कंडीशन में प्रतिरोध कितना है? 10 ओम। तो इसमें आप 10 में टिक करेंगे, यानी ए नंबर सही था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध x1 और x2 हो तो सही संबंध कौन सा? 2024 का क्वेश्चन। देखिए भैया जो मिली अमीटर होता है, एक अमीटर हो गया, तो मिली अमीटर जो करंट है, जैसे मान लो 1 एम्पियर करंट नाप रहा है, तो ये 1 गुणे 10 की घाते -3 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर का 1,000वां हिस्सा, मिली मतलब 10 घाते -3 करंट नाप रहा है। इसका मतलब ये करंट बहुत कम नाप रहा है, करंट ज़्यादा नाप रहा है। अच्छा, करंट जो कम नाप रहा है, इसका मतलब करंट घटा तो प्रतिरोध बढ़ा होगा। इसका मतलब जो मिली अमीटर है इसका जो प्रतिरोध x2 दिखाया गया ये ज़्यादा होना चाहिए, और जो अमीटर है जो करंट ज़्यादा नापता है, करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध कम है, रुकावट कम है, इसलिए करंट ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब हम समझ गए कि जो x1 है इसका प्रतिरोध कम है, यानी अमीटर का प्रतिरोध कम है और मिली अमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा है। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर, सी नंबर सही है। आगे देखिए 10वां कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोधकता निर्भर कर, किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है किसमें निर्भर करती? तो प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध भैया केवल 2 बातों पर निर्भर करती है, एक ताप पर, दूसरा पदार्थ पर, बाकी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। तो भैया ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना इसमें है, पदार्थ, यानी सी नंबर सही है। ताप होता तो ताप भी सही हो जाता, जबकि जो प्रतिरोध हुआ करता है वो 5 बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध की बात करता है, यहाँ प्रतिरोधकता की बात का, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, और धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर। जो प्रतिरोध है 5 बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता केवल 2 बातों पर निर्भर। इसका मतलब पदार्थ वाले में टिक कर लीजिए। आगे कह रहा है किसी एक समान विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की 2 आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं, इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, तो सही विकल्प कौन सा है? अब आप देखिए समांतर क्रम में, अभी ऊपर भी एक जगह टोके थे, समांतर क्रम में जो ये मान लीजिए E1 है, ये E2 है, और ये दोनों आपस में सेम समांतर क्रम में जुड़ा है, तो जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा वो वो या तो इसको E1 लिख सकते हो या तो इसको आप E2 लिख सकते हो, यानी ये दोनों के बराबर ही होगा, क्योंकि ये जुड़ा नहीं करता। अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, इधर पे 6 वोल्ट दिया था, इधर 6 वोल्ट दिया था, इधर 6 वोल्ट दिया था, एक 6 और दिया था, तो समांतर क्रम में जोड़ा था तो उत्तर भी हमने 6 ही बताया था। ऐसे ही भैया यहाँ पर E1 जोड़ा है, यहाँ E2 जोड़ा है, और उत्तर E दिया है, तो जो E की वैल्यू है यानी इन तीनों आपस में बराबर है। दूसरी बात, समांतर क्रम में जुड़ा है तो इसका जो प्रतिरोध होगा ये R1 है, इसका जो प्रतिरोध होगा ये भी प्रतिरोध R1 है, ये भी प्रतिरोध R1 ही है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो जो तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में मिलता है, जैसे मान लीजिए भाई ये दोनों 4-4 होते, ये 4-4 होते,
तो जो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ने से जो उत्तर आता है वो 2 ओम आता है, क्योंकि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसा पढ़े हो। तो ऐसा आप रखेंगे यहाँ तो आएगा भैया 2 ओम, मतलब तुल्य जो प्रतिरोध आया करता है इससे भी कम आता है, इससे भी कम आता है। यानी जो आर इनका तुल्य प्रतिरोध कर रहा है आर है, तो जो आर की वैल्यू होगी वो कम होगी R1 से भी, और जो आर की वैल्यू R2 से भी कम हो। लेकिन जो विद्युत वाहक बल है भैया दोनों के बराबर होगा, यानी E1 बराबर E2, ऐसा कहीं दिया। हाँ ये सी नंबर पे दिया, E बराबर E1 बराबर E2, और R बराबर R1 का भी आधा है, मतलब कम है, और R2 से भी कम है, आधा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। आगे देखिए भाई 12 नंबर, 12 में क्या कह रहा है कि एक तार को खींचकर दोगुनी लंबाई का कर दिया जाता है तो प्रतिरोधकता का मान कितना हो जाए। प्रतिरोधकता भैया हमें अभी बताया, प्रतिरोधकता केवल और केवल, प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध जिसको बोलते हैं केवल ताप पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। और जब किसी तार को आप खींच के डबल करोगे तो इसकी लंबाई डबल हुई, लंबाई के बदलने से प्रतिरोधकता नहीं बदलता है। इसका मतलब प्रतिरोधकता का मान अगर पूछा जाए, 2024 का क्वेश्चन है, तो अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित में टिक करना। अगर यहीं पर भैया कह देता प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो R2 बराबर n स्क्वायर R1 लगा, क्योंकि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध, खींचने पर लंबाई बढ़ने से जो प्रतिरोध बढ़ता है वो इस अनुपात में बढ़ता है, यानी n स्क्वायर के अनुपात में बढ़ता है। अब इसको कह रहा है कि 2 गुना कर दी, इसका मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 R1, यानी 4 गुना बढ़ गया हो। अगर प्रतिरोध पूछा होता तो ए नंबर सही होता। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है 24 ओम के एक तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। इस तरह से भैया 24 ओम है टोटल इसका प्रतिरोध, इसको इस तार को ऐसे समबाहु त्रिभुज के रूप में ऐसे ऐसे मोड़ दिया गया। अब कह रहा है तो बताइए समबाहु त्रिभुज के मतलब सभी भुजाएं बराबर, यानी 8 8 16 8 त्रिक 24, तो यानी एक भुजा 8 ओम की बन गई होगी। अब कह रहा है कि इन्हीं दो शीर्षों के बीच, ये और ये शीर्ष ले लो, इन शीर्षों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये इधर आ जाएगा 16, इधर आ जाएगा 8, और 16 8 समांतर क्रम में जोड़ देना है, तो 1/16 1/8 1/r बराबर, तो एलसीएम हो जाएगा 16, 8 दून 16, तो r बराबर आ जाएगा 16/3, 16/3 उत्तर होना चाहिए, ये सही। आगे देखिए 14वां नंबर, कह रहा है किसी विद्युत वाहक बल E का एक सेल जिसका प्रतिरोध R है, विद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों के बीच जुड़ा है। ठीक है, विद्युत वाहक बल ये हो गया, सेल है R, ये प्रतिरोध हो गया, R के सिरों के बीच जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर हो गया कुछ ऐसा, ये पूरा सेल है, सेल का ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। टर्मिनल विभवांतर का मतलब होता है इसके बाहर जो वोल्टेज तुम्हें मिल रही, इस वोल्टेज को हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ये जो वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज, यानी इनके सिरों पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो V। तो कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब इधर पे जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है। अब देखिए भैया V बराबर सूत्र होता है E माइनस IR, E होता है सेल का विद्युत वाहक बल E, ये सूत्र होता है, और I बराबर सूत्र होता है E अपान R प्लस आर, E अपान R प्लस। जब भी सेल वाले क्वेश्चन आए बस ये दो सूत्र याद कर लो, किसी तरह का सेल का क्वेश्चन है तुम्हारा लगभग लगभग हल हो जाएगा, 12 का तो हल ही हो जाएगा, बस 12 ही तो तैयार कर रहे हो, तो भैया इधर पे वैल्यू रख दो। अब R हमें चाहिए, अब R का मान तुम यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, या I की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा V बराबर E माइनस I की जगह लिखो E अपान R प्लस R इंटू R, ये चाहिए। अब देखो V बराबर E ले लो कॉमन, तो 1 माइनस R बटे R प्लस R, ये बचेगा। अब इसको हल करिए, तो V बराबर E, एलसीएम हो जाएगा R प्लस R, ये हो जाएगा R प्लस R माइनस R, तो प्लस माइनस से कट जाएगा। अब यहाँ से स्मॉल r चाहिए, तिरे गुणा कर दो, तो V R प्लस R बराबर E, और इसमें एक R भी बचा था तो R। अब यहाँ V R प्लस V R बराबर E R, तो हमें चाहिए स्मॉल r, तो स्मॉल r चाहिए, तो ये हो जाएगा E R,
ई आर, और इधर से इसको ले आओ तो ये हो जाएगा वी आर माइनस, और बटे में वी कर लो। दिया ऐसा कहीं, आर ले लो कॉमन, तो ई माइनस वी अपान वी, ये सी नंबर सही है। दो सूत्र याद कर लो सेलों के लिए। सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र होता है वी बराबर ई माइनस आई आर, वाई बराबर सूत्र होता है ई अपान आर प्लस आर। अगर ये दिमाग में बैठे हैं तो बस इधर की वैल्यू उधर रखो, उधर की वैल्यू इधर रखो। अब हमें स्मॉल आर चाहिए या तो आई नहीं, इसमें आई का कहीं जिक्र नहीं किया, इसका मतलब एक आई की वैल्यू दूसरे आई, या इधर से आई निकाल के उधर रख दो, जिस तरह से सरल पड़े, बस ये आपको दिमाग में रखना है। आगे देखिए 15वां लास्ट विकल्प ही है, 2022 का है। कह रहा 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो देखिए जो अर्धचालक होते हैं, कल ये बात कहे थे, अर्धचालक जो हुआ करते हैं बेटा, उसमें बात ये होती है कि ये टेम्परेचर यदि इनका बढ़ा दिया जाए तो इनका प्रतिरोध घटता है, करंट बढ़ता है, मतलब ये एक दूसरे के बीच क्रमानुपाती है। अगर टेम्परेचर डाउन करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और 0 केल्विन है, 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर कर दिया, टेम्परेचर बहुत ही कम, तो यानी प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा। और जब प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो चालक हो नहीं सकता है, चालक जिनमें करंट जाए, प्रतिरोध कम हो। और अगर प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा तो करंट लगभग 0, जिनमें करंट नहीं जाएगा वो चालक नहीं हो सकते। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक ऐसे होते हैं जिनका जिनका क्या होता है कि निश्चित प्रतिरोध होता है और धारा के प्रवाह को होने देते हैं। प्रतिरोधक जैसे यहाँ पर करंट को थोड़ी कम करनी हो तो वहाँ पर प्रतिरोधक तार लगाए जाते हैं। जैसे बल्ब के अंदर जो तार लगा होता है प्रतिरोधक तार होता है, लेकिन उसमें करंट का प्रवाह होता है। लेकिन यहाँ पर करंट लगभग 0, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता, शक्ति स्रोत नहीं हो सकता। सेल जैसे होता है, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जैसे ये सेल है, इसको शक्ति स्रोत बोलते हैं। अब इसका जो प्रतिरोध है अगर समझिए कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी सेल जो होता है उसका टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाता है, मतलब एक भी, यानी बाह्य जो करंट होता है वो 0 कर देता है, बाह्य करंट को 0 कर देता है, मतलब शक्ति स्रोत नहीं हो। अब इधर पे देखिए विद्युत रोधी, इसका मतलब ये अचालक की तरह कार्य करेगा, अचालक को ही हम बोलते हैं विद्युत रोधी। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही था। और आगे आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय में क्वेश्चन नंबर जो पहला है, ये भी एक एक नंबर के होते हैं। देखिए भैया जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आएगा वो आ ब स द य ऐसे करके आना है। 6 क्वेश्चन इधर आना है एक एक नंबर के, 6 क्वेश्चन इधर आना है एक एक नंबर के, 4 क्वेश्चन इधर आ रहे हैं 2-2 नंबर के। और भैया इस दा में टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 5-5 10 3-3 नंबर के, तो 30 नंबर का हो जाएगा। और ये या में आप करेगा 6 7 8 9, मतलब 4 क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन वो भी 5-5 अंक के, तो आ जाएगा आप समझिए 5 चौक 20, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ही हो जाएगा 6 6 12 12 8 20, तो 20 का ये हो गया और 50 का ये हो गया, 50 20 70 नंबर का पेपर इस तरह से आएगा। तो जो खंड बा रहता है और आ रहता है ये एक एक नंबर क्वेश्चन होते हैं, यानी 12 क्वेश्चन एक एक नंबर के आने हैं। अगर ये सही हो गए तो लगभग लगभग आपका पेपर सही है। फिर सा खंड में 2-2 का रहेगा, दा खंड में भैया 3-3 का रहेगा। दा खंड में भैया क्वेश्चन आपका चौथा और पांचवा रहता है, चौथे में भी 4 क्वेश्चन पढ़ा 5 क्वेश्चन पढ़ा रहता है, पांचवें में भी 5 और सब क्वेश्चन भैया 3-3 के हैं, तो 15 का ये 15 का ये, तो भैया ऐसे करके होता है। तो फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कहा है इसमें कि विद्युत चालकता की परिभाषा तथा विमीय सूत्र लिखिए। देखिए विद्युत चालकता 2024 में यहाँ पूछा, तो विद्युत चालकता मतलब वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। यहीं से परिभाषा बन गई, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता। अब इसका विमीय सूत्र लिखना है, तो विमीय सूत्र के लिए इसका सूत्र थोड़ी तोड़ लीजिए, आर बराबर, तो आर बराबर सूत्र होता है आर बराबर वी अपान आई, ओम के नियम से। ओम के नियम में वी आर आई ऐसे मिला था, तो आई बराबर वी बटे आर हो जाए, तो कुल मिला के यहाँ पर आई अपान वी हो जाएगा। वी का सूत्र तोड़ लीजिए डब्ल्यू अपान क्यू, तो क्यू भी ऊपर पहुँच जाए, बस यहाँ सूत्र रख वो बीमा रख दीजिए, तो ए आएगी क्यू की बीमा 80 हो जाएगी,
कार की बीमा यम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यम माइनस 1 और यल माइनस 2 टी की घाते 3, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। राशि पूछता तो भैया प्रदिश राशि है, प्रदिश न सदिश है ना अदिश है, प्रदिश राशि है, ऐसे करके निकालिए भाई। सूत्र रटिए तब सूत्र तोड़ोगे तो खुद का खुद बीमा निकल आए। आगे देखिए करा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को जूल में बदलिए, जूल में या 1 किलोवाट घंटा में किस भौतिक राशि का मात्रक है। 2024 में भी पूछा था, 2024 में भी पूछा। अब आप समझिए किलो लिखा है किलोवाट आवर्स, किलोवाट होता है शक्ति का मात्रक और ये आवर्स होता है भैया समय का मात्रक। तो शक्ति बट गुणे समय किसका हो जाएगा, तो P बराबर आपने सूत्र पढ़ा था W/T, P बराबर W/T, तो यानी W बराबर P गुणे T हो जाए। ये P लिखा है, ये समय T लिखा है, तो इसका मतलब ये W, तो ये W मतलब कार्य का हो गया, कार्य का हो गया, ऊर्जा का मात्रक है। यानी किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो आप बताओगे ऊर्जा का मात्रक, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। इसी को 60 में किलोवाट घंटा को यूनिट लिखा करते हैं। घरों में जो लाइट खर्चा हो रही है यानी वैद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, उस वैद्युत ऊर्जा का मापन भैया किलोवाट घंटा यानी यूनिट में किया जाता है। अब कितना होगा भैया, इसने ये कहा है, तो देखिए W/P गुणे T होता है, यहाँ लिखा है किलोवाट मतलब 1000 वाट, तो सीधा सीधा ये, और यहाँ पर लिखा है आवर्स मतलब घंटे, तो 3600 सेकेंड ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6, 1 2 3 इधर है 3 इधर है, गुणे 10 की घाते 6 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को हम लोग बोला करते हैं जूल, तो 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। 1 किलो वाट आवर्स बराबर 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है तीसरा। तीसरे में आपको करना है किसी पदार्थ में 1 वाट शक्ति से, किसी पदार्थ में 1 वाट शक्ति का क्या अभिप्राय है, 2024 में पूछा। तो P बराबर सूत्र होता है W/T, इसको कहते हैं जूल बटे सेकेंड, या इसी को बोल देते हैं वाट, इसी को क्या बोल देते हैं वाट। अब 1 वाट का क्या तात्पर्य है, 1 वाट का तात्पर्य ये हो गया, अब इसकी वैल्यू 1 लाना है, तो यानी किसी वैद्युत यंत्र द्वारा, जैसे बल्ब ही ले लो, इस यंत्र द्वारा जो 1 सेकेंड में जो व्यय ऊर्जा है वो 1 जूल है। तो जब इसको देखोगे तो 1 वाट उत्तर आ जाएगा, 1 का 1 से भाग करोगे 1 आएगा। यानी किसी वैद्युत यंत्र द्वारा 1 सेकेंड में क्षय की गई ऊर्जा 1 जूल है, इसका तात्पर्य ये है। किसी पदार्थ में 1 वाट शक्ति से क्या तात्पर्य, तो आप बताओगे किसी यंत्र द्वारा 1 सेकेंड में क्षय की गई ऊर्जा, क्षय की गई ऊर्जा 1 जूल है, इसका तात्पर्य ये हो गया। चलिए ठीक, आगे देखिए चौथा नंबर। चौथे नंबर में कह रहा है कि आई एम्पियर की धारा दिए गए परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। तो देखिए भैया इधर जाने वाली धारा 10 एम्पियर, इधर आने वाली धारा प्लस की ली जाती है, तो प्लस का आप लिख लीजिए 6, ये जाने वाली धारा है तो -10 लिख लीजिए, ये भी जाने वाली धारा है -3 लिख लीजिए, ये आने वाली धारा है +3 लिख लीजिए, बराबर इनका जो, और ये भी आने वाली धारा है, इधर चिन्ह बना है, तो ये प्लस का आई लिख लीजिए, बराबर 0। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग 0। किरचॉफ का पहला नियम लगाएं। आने वाली धाराओं को ये संधि है, ये यहाँ पर भैया संधि, और संधि पर जो आ रही धारा वो प्लस की रखी जाती है, जैसे आई आ रहा है, तो अगर मान लीजिए यहाँ कोई संकेत ना रखा होता, जैसे तीर ना लगा होता, तो केवल इसको आई मान लो, तो यहाँ पर भैया आई प्लस आई के साथ रखिए, खुद है उत्तर प्लस माइनस का आ जाएगा। अगर माइनस का करंट आ जाए तो समझ जाइए इधर से करंट इधर फ्लो कर रहा है, अगर प्लस का आ जाए तो आ रहा है, ये बाहर को जा रहा है -10, ये भैया आ रहा है तो प्लस का, ये भैया माइनस बाहर को जा रही है, ये +3 अंदर को आ रही है, तो प्लस माइनस से कट जाएगा, ये 6 -10 प्लस आई बराबर 0, तो ये हो जाएगा -4 प्लस आई बराबर 0, तो आई बराबर +4 है। इसका मतलब इधर पे करंट आ रहा है 4 एम्पीयर, 4 उत्तर आएगा इसका।
आगे देखिए, कह रहा है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतने ओम है। एक ऐसे करके सेल है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है 0.2 ओम है, सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, ये सेल हो गया। कह रहा है 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर, ये बाह्य का प्रतिरोध हो गया भैया 2.8 जोड़ने पर सेल के खुले सिरों पर विभवांतर, ये पूरा सेल हो गया, ये पूरा सेल है, सेल का ये सिरा प्लस का होता है माइनस होता है, इनके सिरों पर विभवांतर क्या हो, तो V बराबर सूत्र E माइनस आई आर, इसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ 1.5 हो जाएगा, ये विद्युत वाहक बल होता है I। अब I पता नहीं तो I निकाल लो, दो ही सूत्र होते हैं सेल के लिए, तो I बराबर E अपान आर प्लस आर लगा लो। तो E का मान कितना दिया था 1.5, R का मान 2.8 प्लस 0.2, R प्लस आर आंतरिक प्रतिरोध ये दिया है, तो 1.5 बट्टे 3.0, दशमलव कट गया तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पर 1/2 रख लीजिए, यानी 1/2 का मतलब 0.5 रख लीजिए, और आर का मान भैया दिया है 0.2, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 2 अंक बाद दशमलव। तो अब जब इससे घटाओगे तो 1.4 वोल्ट आएगा, 1.4 इसका उत्तर आएगा। साथ में अभी और पूछा है, सेल से प्राप्त धारा, तो धारा तो पहले निकाल ली 1.2 एम्पियर, 2024 का ये भी क्वेश्चन है, तो इसका धारा का मान आएगा 1.2 एम्पियर, ये इसी को लिख सकते हो 0.5 एम्पियर, और विद्युत वाहक बल यानी सेलों के बीच आएगा 1.4 वोल्ट। चलिए ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या कह रहा है, धारा घनत्व की परिभाषा दीजिए। तो जे बराबर सूत्र आई अपान ए, सूत्र पहले सब याद करो, सूत्रों से ही परिभाषा बनेगी। धारा घनत्व तो आप बताओगे किसी चालक के किसी बिंदु, ये एक बिंदु ले लिए, चालक का कोई एक पॉइंट ले लो, चालक के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से, तो ये जो क्षेत्रफल है एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत, जो पृष्ठ लिए इस पृष्ठ के लंबवत करंट चेक करना है, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व। किसी चालक होना चाहिए जिसमें करंट का प्रवाह हो सके, अचालक नहीं होना चाहिए, किसी चालक के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मात्रक लिखिए तो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर, राशि भैया सदिश होती है, ध्यान दें अगर राशि पूछता तो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 7वां, 6C12 और 6C14 में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की अधिकता होगी। तो देखिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या है भैया, प्रोटॉनों की संख्या 6, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6, ये परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन बताते हैं। और जो न्यूट्रॉन होते हैं इससे इसको घटा लीजिए, तो न्यूट्रॉनों की संख्या की 12 - 6 बराबर 6, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या की 14 - 6 बराबर 8, तो भैया इसमें न्यूट्रॉन आएंगे 8, इसमें न्यूट्रॉन आएंगे 6। अब इसने पूछा था कितने प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की अधिकता हो, तो आपको यही बता देना कि इसमें भैया प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, इसमें प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 8। कितने न्यूट्रॉन अधिक हैं दोनों में, तो इसमें न्यूट्रॉन 0 अधिक हैं, दोनों 6, इसमें भैया न्यूट्रॉन की संख्या 2 अधिक, इसमें 2 न्यूट्रॉन अधिक हैं 14 वाले में, ये बता देना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल बनाओ, ये हो गया, इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट दिखा दो, आंतरिक प्रतिरोध 0.1 दिखा दीजिए। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से, तो ये भैया 2.9 ओम हो गया, कि बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों के बीच विभवांतर, फिर से वही टर्मिनल विभवांतर पूछा है, तो V बराबर सूत्र E माइनस आई आर, V बराबर सूत्र E माइनस आई आर, पहले I निकाल लो, तो I बराबर सूत्र होता है E अपान आर प्लस आर, दो ही सूत्र हैं, जब भी सेल जैसा शब्द कुछ मिल जाए तो समझ जाइए ये 2 सूत्र हैं, और इन्हीं को बार बार रखने की कोशिश करिए। 1.5, आर का मान 2.9 प्लस स्मॉल r 0.1, तो 1.5 बट्टे 3.0, कुल मिला के 1/2। अब यहाँ पर रख दीजिए तो E का मान कितना आ जाएगा 1.5
आई का मान 1/2, आर का मान 0.1, तो 1.5 और ये हो जाएगा 0.5 गुणे 0.1, तो 1.5 ये हो जाएगा 0.05। तो जब 1.5 से 0.05 घटाओगे तो ये 10 में 5 गया 5, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1.45 वोल्ट इसका उत्तर है, 1.45 वोल्ट। चलिए ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो आप बोल रहे हैं किसी वैद्युत परिपथ में जो धारा बह रही है, वो धारा जब किसी संधि पर मिलती है तो संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक बार फिर से सुन लो, किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा किसी संधि पर जब मिलती हैं तो इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। चलिए ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 10वां नंबर, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है 2023। तो भैया एक सूत्र हमने कहा था कि ऐसे करके याद कर लो, आर बराबर सूत्र होता है रोयल अपाने, तो ऐसे स्मॉल आर बराबर सी एल अपाने, बस ये याद कर लो। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, पहला नंबर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सी यहाँ सांद्रता है, और सांद्रता होती है वैद्युत अपघट्ट की, तो आप बोलोगे वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरा, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। तीसरा, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चौथा, आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है नियत नहीं होता, समय बढ़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निरंतर बढ़ता रहता। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि ओमी तथा अनोमी परिपथों और प्रतिरोधों के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ। देखिए जो ओमी परिपथ होते हैं V और I के बीच जब ग्राफ खींचोगे सीधी रेखा मिलती, और जो अनोमी परिपथ होते हैं जब V और I के बीच ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ता जाता है, सीधी रेखा नहीं होता, यह घटता जाएगा, कुछ भी ऐसा बढ़ेगा या तो घटेगा। साथ में पूछा है ग्राफ खींचना है, तो यहाँ पे लिख देना ओमी परिपथों में V समानुपाती I होता है, जबकि अनोमी परिपथों में समानुपाती I नहीं होता है, तो कुछ ये अनओमी परिपथ। फिर कह रहा गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो इसमें केवल प्रतिरोध, इनमें जो प्रतिरोध मिला करता है इसको हम कहा करते हैं भैया, जो ये प्रतिरोध है यानी ये जो ढाल है, सीधा सीधा ये समझिए, तो ये जो ढाल है इस ढाल को हम लोग कहा करते हैं प्रतिरोध, tan थीटा बराबर। लेकिन इसमें जो प्रतिरोध मिला करता है उसको हम बोला करते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। ये अब यहाँ पर अगर चेक करा जाए तो ये गत्यात्मक प्रतिरोध होता है। अब इसको आप इससे इसको मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, तो यहाँ के बीच का प्रतिरोध ये इतने से पार्ट का प्रतिरोध आपका निकल आए। इस प्रतिरोध को हम लोग बोला करते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। अब परिभाषा कैसे दोगे, तो जैसे इधर पे सूत्र R बराबर सूत्र होता है V/I, तो गत्यात्मक प्रतिरोध हुआ करता है डेल V/I, दोनों एक ही बात है। ये ओमी परिपथ के लिए होता है, या अनोमी परिपथ के लिए होता है। तो तुम्हें बोलना है कि अनोमी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, यानी ये वाली वैल्यू डेल V, तथा इन बिंदुओं के बीच धारा परिवर्तन, विभवांतर तथा धारा परिवर्तन का जो अनुपात होता है उसे गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां दिया, कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टार्च के बल्ब के विभवांतर और धारा के बीच, तो
तो टार्च का जो बल्ब है वो अनुमीय परिपथ का काम करता है। तो आई है और ये क्या है, वी है, और ये टार्च का बल्ब कुछ ऐसे काम। टार्च के बल्ब के बीच विभवांतर और धारा के बीच, विभवांतर हो गया ये और ये धारा हो गई, के बीच ग्राफ खींचिए। तो ये इसमें थोड़ा ऐसा कर लीजिए, करंट निरंतर कम होता जाता है, ये ऐसा कर, क्योंकि जैसे प्रयोग में लाते रहते हैं तो जो बल्ब होते हैं, टार्च के बल्ब के विभवांतर के बीच, कम विभवांतर और धात्विक तार के बीच, हाँ बस ऐसे ही खींच लो। वैसे ऐसे इसमें कहीं नहीं कहा कि सेल वेल का उपयोग कर रहे हैं, टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर कहा है। तो जो टार्च का बल्ब है उसमें सेल का मतलब डीसी करंट का उपयोग करते हैं। और ये जो हम सीधा सीधा ये कहें कि जो टार्च का बल्ब हो सेल ही होता है, भाई टार्च में सेल ही लगता है, तो सेल के लिए जो ये लगेगा, और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो निरंतर भैया बढ़ता रहता है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट निरंतर घटता रहता है। तो कुछ ऐसा बना देना है। चलिए ठीक, कुल मिला के अनुमीय परिपथ होता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता। आगे आइए, कह रहा है किसी मकान में 200 वोल्ट के मेन से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जोड़े गए, प्रतिदिन यानी 24 घंटे में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। अब 200 वोल्ट पर 60 वाट के 200 बल्ब जोड़े गए हैं। अब देखिए इधर पे, तो व्यय ऊर्जा सूत्र होता है व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटे गुणे दिन गुणे संख्या बटे 1000। जैसे ही सूत्र लगाओगे तो यूनिट में उत्तर आएगा, कितने यूनिट ऊर्जा व्यय हुई। तो कितने वाट के, तो 200 नहीं 60 वाट, ये लिखा 60 वाट के, कितने घंटे, तो 24 घंटे, कितने एक दिन का, संख्या कितनी है, तो संख्या दी है 200 बल्ब, बटे आप क्या करो, बटे 1000। अब ये काट दीजिए, दोनों जीरो चला जाएगा, 5 या 1 जीरो इधर से ले जाओ, तो ये आ गया 6 गुणे 24 गुणे 2 बचेगा, तो 6 दूना 12, 12 गुणे 24, तो 12 × 36, 12 चौक 48, 4, 12 दूना 24, 24, 24 4 28, इतने यूनिट ऊर्जा व्यय हो जाएगी, व्यय ऊर्जा आएगी 288 यूनिट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां, किसी सेल के विद्युत वाहक बल का क्या तात्पर्य है। भैया ये सेल हो गया, सेल का यांत्रिक प्रतिरोध हो गया, सेल बाहर से देखने में कुछ इस टाइप के लगते हैं, ये बाह्य प्रतिरोध हो गया, जैसे बल्ब का टॉर्च वर्च इधर लगा दीजिए। अब 1 कूलाम आवेश आपको लेना है, 1 कूलाम आवेश लेना है, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करना है, सेल के अंदर भी और बाह्य परिपथ में ऐसे ऐसे 1 कूलाम आवेश को यहाँ से लेके यहाँ सेल के अंदर भी घुमाने में कि जितना कार्य हुआ होगा उसी कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल ई कहते हैं। ई बराबर W/Q, मात्रक जूल बटे कूलाम, या इसी को वोल्ट कहते, राशि अधिस होती है। आप बताओगे 1 कूलाम आवेश को सेल सहित, 1 कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। चलिए ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, इनका वीपी और वी अल्फा यानी वेग चाहिए, प्रोटॉन का अल्फा कण का है, तो इनके बीच रिलेशन क्या है। अब देखिए भैया, एक आपको सूत्र हमने बताया था कि वैद्युत स्थैतिकी कार्य में W बराबर Q इंटू डेल वी। अब यहाँ पर कार्य 1/2 यम वी स्क्वायर बराबर Q इंटू डेल वी, बस ये सूत्र लगा देना। प्रोटॉन का जो संकेत होता है 1H1 है, अल्फा कण का 2He4। ये समझिए कि इसका आवेश 1 अगर रखोगे तो इसका 2 रखना है, इसका द्रव्यमान 1 रखोगे तो इसका द्रव्यमान 4 रखना। अब ये सूत्र लगाइए, मान लीजिए पहले प्रोटॉन के लिए, तो 1/2 यम, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना रख लो 1, या इसी का द्रव्यमान रख सकते 1.67 गुणे 10 घाते -27, तो इसका रखोगे 2 गुणे 1.67 गुणे 10 घाते -27। तो जब आप भैया भाग करना है तो ये कट ही जाएगा, इसलिए हम केवल 1 रखे रहे हैं। वेग की जगह वीपी रख लो बराबर Q
यानी आवेश आवेश एक रखे ले। विभवांतर तो इसने कहा था समान विभवांतर, यानी दोनों का विभवांतर सेम लिखना है तो डेल वी लिख लो। ये भैया प्रोटॉन के लिए बटा 1/2। अब ये आ जाएगा 1/2, और इसके लिए आवेश रख दिया जाए 2। ये यार रखना है, आवेश नहीं द्रव्यमान रखना है, तो द्रव्यमान रख लो भैया 4। और वेग रख लीजिए वी अल्फा, ये 4 है, बराबर इसका आवेश यहाँ क्यू रखना है, तो क्यू की वैल्यू इसका कितना है 2, और डेल वी। ये समीकरण सेकंड है, दोनों कर दीजिए भाग, तो 1/2 से 1/2 चला जाएगा, आ जाएगा भैया 1/4 वी पी बटे वी अल्फा बराबर, इससे कट जाना है तो 1/2 आ जाएगा, तो वी पी बटे वी अल्फा बराबर 4 का गुणा हो जाएगा, 4/2 मतलब 2/1, तो वी पी बराबर जब रखोगे तो 3 गुणा हो जाएगा तो 2v अल्फा, ये रिलेशन आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। कितने टोटल क्वेश्चन है? चलिए इतने ही बचे हैं, 20 तक आज देख लीजिए, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, सही, इस कथन का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब ये है कि जो सेल है, ये पूरा का पूरा सेल हो गया, और ये बाहर प्रतिरोध हो गया, 2 वोल्ट है विद्युत वाहक बल ई, मतलब 2 वोल्ट है। इसका मतलब 1 कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में, यानी पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो किया गया कुल कार्य है वो 2 वोल्ट 2 जूल है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो जब ये लिखा जाता है तो आप बोलोगे 1 कूलाम आवेश को, यानी ई बराबर 2 दिया है, तो W/Q की वैल्यू 2 दिया है, यानी अगर हम Q का मान 1 रख लेते तो 2 बराबर W बचता, यानी W मतलब जूल हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि इस कथन का अर्थ यह है कि 1 कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य 2 जूल होगा, ये लिख देना था तुम लोग। चलिए आगे आइए, आगे कह रहा है कि 2 बल्ब 60 वाट और 220 वोल्ट, 40 वाट और 220 वोल्ट 120 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए बेटा, इधर एक बल्ब ये है और 120 वोल्ट के मेंस से, नहीं सॉरी 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसकी वैल्यू है 60 वाट और 220 वोल्ट, ये भैया 40 वाट और 220 वोल्ट। अब कह रहा है बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, शक्ति पूछ लिया है। तो देखिए पहली बात तो आप समझिए कि अगर ये अलग अलग जुड़े होते, क्योंकि टोटल जो स्रोत का वोल्टेज है 220 वोल्ट है, ये इसको भी जब इसको 220 वोल्ट देंगे तो 60 वाट से चल रहा है, जब इसको 220 वोल्ट से देंगे तो 40 वाट से चल रहा है। लेकिन अब है क्या कि 220 वोल्ट इन दोनों को मिला के दिया गया है, 220 वोल्ट। जैसे अब यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर क्या होता कि जैसे कि ज़्यादा वोल्टेज होता, क्योंकि 220 वोल्ट दोनों को मिला के इनको मिलना है, यानी इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज जुड़ के 220 वोल्ट होना चाहिए। तो अगर अकेला 220 वोल्ट ले लेगा तो इसको एक वोल्टेज ना मिलेगा, इसलिए आप समझो कि इधर का वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, तो V1 + V2 बराबर 220 वोल्ट है, ये समझिए आप। इसका मतलब इनको कम वोल्टेज मिला होगा, और कम वोल्टेज मिलेगा तो पावर कम हो जाएगी, और अगर पावर कम होगी तो फिर टोटल पावर, तो इनका कह रहा है कुल शक्ति कितनी है, तो टोटल जो शक्ति अभी 60 और 40 100 शक्ति अभी दिख रही, 100 वाट की शक्ति दिख रही। लेकिन अब 100 वाट की शक्ति ना होती, क्योंकि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो थोड़ी कम है। तो देखो इधर फिलहाल हल करें। अब आप देखिए इधर से हम लोग करें क्या, इन पर निकालो करंट। अब देखिए आई वी पी बराबर सूत्र होता है V/I, तो पावर कितना है, अगर ये 60 वाट का पावर 220 वोल्ट से चलता है तो आई बराबर कितना हो जाता है 60/220,
यहाँ चेक करो कौन है भाई। जी सर। हेलो। हाँ थोड़ी वीडियो बना रहे थे, 2 मिनट फ़ोन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन और करना है। नहीं अब बिल्कुल सही है, मतलब एकदम सही है, स्वस्थ है एकदम। बस वही मुंह नहीं खुल रहा है। नहीं अभी तो मैं 2 उंगली जा रही है मुझे। हाँ हाँ। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए बेटा, इधर पे क्वेश्चन देखिए बेटा, तो दोनों की देखिए, जो चाहे जितने वाट से, चाहे 220 वोल्ट से चले चाहे 120 वोल्ट से चले, इनका प्रतिरोध सेम होता है। दिमाग में हमेशा ये रख लो, प्रतिरोध सेम कर देना। मतलब प्रतिरोध कहने का मतलब, चाहे जैसे ये 220 वोल्ट तो 60 वाट से चल रहा है, मतलब 110 वोल्ट से हम चालू करते तो दूसरी कंडीशन में प्रतिरोध सेम होता है, क्योंकि पावर कम जाएगी तो प्रतिरोध लेकिन कांस्टेंट रहता है। तो अब कुल मिला के प्रतिरोध निकाल लो, तो P बराबर V इंटू आई। अब वो यहाँ से हमें चाहिए क्या, प्रतिरोध, तो P बराबर V, आई बराबर V बटे आर, तो ये हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपान P। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू हो जाएगी, V की वैल्यू 220 गुणे 220 बटे P का मान 60। तो इससे कट गया, तो 220 गुणे 11 बटे 3, ये पहले का प्रतिरोध हो जाएगा। दूसरे का प्रतिरोध चेक करो, दूसरे का प्रतिरोध चेक करते तो R2 बराबर V स्क्वायर अपान P। तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 220 गुणे 220 बटे 40, तो 0 0 ये चला जाएगा, 11 बटे 2, तो आपका आ जाता 220 गुणे 11 बटे 2, ये आ जाता 11 बटे 3, ये 11 बटे 2, तो दोनों का प्रतिरोध सेम है। अब प्रतिरोध अगर सेम है तो तुल्य प्रतिरोध निकालो, तो इधर से कितना करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो निकाल लो इधर से। अब तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो R1 प्लस R2 यानी 220 गुणे 11 बटे 3 और 220 गुणे 11 बटे 2, तो 220 गुणे 11 ले लो कॉमन, तो 1/3 प्लस 1/2, तो एलसीएम ये आ जाता 220 गुणे 11, और ये एलसीएम आ जाता 6 और जुड़ के आ जाता 5, तो ये आ जाता तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध, तो इस बैटरी से, यानी जो इधर पे बैटरी लगी है, इस बैटरी से कितना करंट बाहर निकलेगा, निकलने वाला करंट निकालो। तो आई बराबर सूत्र होता है V बटे आर, तो V कितना है 220 वोल्ट, तो 220, इस सेल का भी वोल्टेज 220 वोल्ट है, और आर की वैल्यू आई थी 220 गुणे 11 गुणे 5 बटे 6, तो 220 220 कट जाएगा, 220 कट गया, तो इधर आ जाता आई बराबर 6 पहुँच गया ऊपर, आ जाएगा 11 गुणे 5, या तो 220 गुणे 11 गुणे 5, तो 220 कट गया, 11 गुणे 5, 6 ऊपर पहुँच, इतने एम्पियर करंट यहाँ से निकलता। जब ये करंट पहुँचेगा यहाँ, तो दोनों में करंट सेम रहेगा, दोनों में करंट सेम रहेगा। अब करंट सेम रहेगा तो इधर इधर का आप क्या करो, P निकालो पावर। अब पावर कितनी हो जाएगी, तो P बराबर V इंटू आई, आई हमें पता है लेकिन V नहीं पता, तो V की जगह चेंज कर लो, तो V बराबर सूत्र होता R इंटू आई, तो कुल मिला के हो जाता आर आई स्क्वायर, आर आई स्क्वायर। देखते जाइए, तो R की वैल्यू अभी निकाले थे, R1 का मान कितना निकाले थे, 220 गुणे 11 बटे 3, और आई की वैल्यू कितनी आई 6 गुणे 11 और 6 बटे 11 गुणे 5, तो इसकी पावर, पहले वाली की पावर ये निकल आई, तो 11 से 11 काट लो, और 3 दुनाई 6 2 लिख लो, और 11 दुनाई 22, और 5 से काटिए तो 5 चौक 20, तो ऊपर क्या क्या बचा, 4 बचा गुणे 2 बचा गुणे 6 बचा बटे 5, 4 2 6 बटे 5, तो कितना हो जाएगा, 4 दुनाई 8 और 8 छंग 48, 48 बटे 5 वाट ये निकलेगा। अब इसमें भी यही काम कर लीजिए, तो जब इसका सेकंड वाले का पावर निकालोगे तो आर आई स्क्वायर लगा दो, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू थी इसका 220 गुणे 11 बटे 2, वाई की वैल्यू आई थी 6 बटे 11 गुणे 5, 6 बटे 11 गुणे 5, तो 11 से 11 चला जाएगा, 11 दुनाई 22, 2 से 2 गया, यहाँ बचा 10,
10 से गया 5, तो आ जाता 6 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 6, ये बच रहा है। तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 30 गुणे 6, 6 18, 180 लगभग ये आ जाएगा। अब दोनों पावर जोड़ दीजिए, तो P बराबर सूत्र हो जाएगा P1 प्लस P2। तो एक आया था 48/5 और एक आया था 180, दोनों जोड़ दीजिए उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर दिया है कुछ, चलिए ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां, कह रहा है गतिशीलता से आप क्या समझते हो। तो मी बराबर, फिर सूत्र याद करो, VD या पानी एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। 19वां क्या कह रहा है, 19वां कह रहा है कि 12 वोल्ट के विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम के आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है। यदि प्रतिरोधक में धारा का मान इतना हो तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब देखा, इसका चित्र बनाइए। 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध हो गया, से एक प्रतिरोधक संयोजित किया जाता है, करंट इसका मान दिया 0.5 एम्पियर। तो कह रहा प्रतिरोध R का मान क्या है, अब लगा लीजिए। I बराबर E/R प्लस R लगा दीजिए। तो I का मान 0.5 लिख लीजिए, E का मान 12 लिख लीजिए, R पता नहीं, स्मॉल r 3 लिख लीजिए। इसको 1/2 लिखा जा सकता है, 12R प्लस 3। तो R प्लस 3 बराबर 12 दूना 24, तो R बराबर 24 से 3 जाएगा तो 21 ओम, 21 ओम आएगा इसका उत्तर। आगे देखिए, विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग VD के बीच समीकरण लिखिए। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। और इधर पे देखिए रो बराबर जो सूत्र होता है, अब R बराबर सूत्र होता है ρL/A। तो रो बराबर जो सूत्र हो जाएगा RA/L, तो L पहुंच जाएगा ऊपर। अब आप करो क्या, L उसी तरह लिख लीजिए। R बराबर लिखो, R बराबर V/I इंटू A। अब देखिए यहाँ पर करो क्या कि L उसी तरह लिखिए, बट्टे I ऊपर पहुंच जाएगा, बट्टे के नीचे बट्टे, तो VA आ जाएगा। अब यहाँ पर I बराबर सूत्र लिख लीजिए NEAVD बट्टे V इंटू L, V इंटू A, तो A से A कट जाएगा, तो आ जाएगा सिग्मा बराबर LNEVD अपान V, ये उत्तर है। ये दोनों के बीच समीकरण है, संबंध है। और देखिए आगे अब आपके खंड सा, तो आ और बा बता दिए, खंड सा दूसरे वीडियो में बताएंगे। चलिए ठीक है, यहीं तक देखते हैं।